हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2019 से, जो कि था विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। फर्स्ट इज मानस नेशनल पार्क, सेकंड नामदफा नेशनल पार्क, थर्ड इज न्योरा वैली नेशनल पार्क, फोर्थ इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वो इसलिए क्योंकि जब हम टेम्परेट अल्पाइन जोन की बात कर रहे हैं तो टेम्परेट जोन वो जोन है जो कि हमारा ट्रॉपिकल जोन और हमारा हम कह सकते हैं पोलर जोन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और अल्पाइन जोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉनिफरस फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या होगा, ब्रॉड लीव्स वाले ट्रीज होंगे। और जो हमारी हाइट होगी दैट इज 2500 से 3500 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो जब हम मानस नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो मानस नेशनल पार्क जो है असम में सिचुएटेड है, वेराज इसकी हाइट है सिर्फ और सिर्फ 61 से 110 मीटर्स अबव द सी लेवल। नामदफा नेशनल पार्क की जब हम बात कर रहे हैं तो ये लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में एंड इसकी हाइट इज 200 मीटर से 4500 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है हमारा वेस्ट बंगाल में लाई करता है एंड इसकी हाइट इज 183 से 3200 मीटर्स अबव द सी लेवल। वेराज जब हम वैली ऑफ फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड में लाई करता है एंड इसकी हाइट इज 3352 से 3658 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो आज का चैप्टर अगेन फेयरली सिंपल चैप्टर है, एक रीडिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 10, क्लास 12 एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या जो हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट के साधन क्या है, इट इज द मोड, यानी कि डिफरेंट ऐसे तरीके या जरिए जिनसे हम गुड्स या और पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाते हैं या लेकर जाते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने डिवाइड किया है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया है तीन पार्ट्स में, लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड की बात करते हैं, यहाँ पे रोड आता है, रेलवेज आता है एंड पाइपलाइंस आती हैं। ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं तो इनलैंड एंड सीवेज या ओशनिक रूट्स आते हैं। एयर की बात करते हैं तो नेशनल एंड इंटरनेशनल हमारे पास फ्लाइट्स आ जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं लैंड से। तो लैंड में सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट आता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे नागपुर प्लान 1943 में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिशर्स ने बढ़ावा देने की कोशिश की थी, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी एंड दिस वाज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स भी थी और ब्रिटिश कॉलोनीज भी थी 1943 में। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं साथ ही साथ जो कॉलोनीज हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, इस वजह से रोड को डेवलप करने का, रोडवेज को डेवलप करने का सारा प्लान हो जाता है ड्रॉप। तो उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिलती है इंडिया को, तो 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान लॉन्च करती है 20 ईयर रोड प्लान। इसका काम यही था कि ये रोड्स को एक बेटर कंडीशन में लेकर आए और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। तो इसका आउटकम यही रहता है कि जितने भी हमारे कह सकते हैं बिग सिटीज है या टाउन्स हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है या डेवलपिंग फेज में है, वो हो जाती है रोड कनेक्टिविटी उनकी बहुत ही बेटर। वेराज जो रूरल एरियाज है वो रह जाते हैं पीछे, फिर से पिछड़ जाते हैं। जो रूरल एरियाज है उनको कनेक्टिविटी ढंग से प्रोवाइड नहीं होती। तो इसी वजह से एक ये लूप होल होने की वजह से क्या करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्दर क्लासिफाई कर देती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स ताकि एक बेटर तरीके से मेंटेनेंस की जा सके। उसमें सबसे पहले हमारे पास है नेशनल हाईवेज। तो नाम से ही पता लग रहा है नेशनल, तो किसको मेंटेन, इसको कौन कर रहा है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम यही है, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों बनाया नेशनल हाईवेज, ताकि इंटर स्टेट मूवमेंट हो सके और साथ ही साथ डिफेंस की मूवमेंट स्मूथली हो सके। इसीलिए इन्होंने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और एपेक्स यानी सबसे बड़ी बॉडी है एंड इज इस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। यानी ट्रांसपोर्ट की बात करें या हाईवेज की बात करें तो एपेक्स अथॉरिटी इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है, डेवलप करेंगी रोड्स को, मेंटेन करेंगी एंड ऑपरेट करेंगी नेशनल हाईवेज ऑल ओवर द कंट्री ऑफ इंडिया। सेकंड इज हमारे स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवेज की जब हम बात कर रहे हैं तो नाम से ही पता लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन्हें मैनेज करेंगी एंड इनका काम क्या है स्टेट हाईवेज का, कि ये कनेक्ट करे स्टेट को
थ्रू द नेशनल हाईवेज, यानी कि स्टेट की कनेक्टिविटी टू द नेशनल हाईवे प्रोवाइड करेगी स्टेट हाईवेज। एंड साथ ही क्या कनेक्ट करेंगे स्टेट हाईवेज, कनेक्ट करेंगे कैपिटल्स जो है स्टेट्स की टू द अदर इंपॉर्टेंट या टाउन्स विद इन द स्टेट। थर्ड इज हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स का क्या काम है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करना। रूरल रोड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो रोड्स लिंकिंग द रूरल एरियाज इज हमारी रूरल रोड्स। और अब हम बात करेंगे अदर रोड्स की। अदर रोड्स में हमारे पास इंटरनेशनल हाईवेज आ जाते हैं एंड बीआरओ आ जाते हैं। तो बीआरओ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसे हमने इस्टेब्लिश किया था, या इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था 1960 में, ताकि एक स्ट्रैटेजिक रोड कंस्ट्रक्शन हो सके। यानी कि इनका काम यही है कि ये जल्दी क्विकली ऐसी जगहों पे रोड्स को बना सकें जो कि स्ट्रैटेजिकली या पॉलिटिकली इंडिया को फेवर कर सकती हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी हाई ऑल्टीट्यूड रोड्स है, यानी कि अगर हम बात करें ग्लेशियर्स से टिल डेट, ठीक है, या फिर हम बात करें कुछ ऐसी रोड्स जो हमें पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, चाइना से अगर कोई इशू हो जाता है उसी हिसाब से हमारे पास रोड्स की कंस्ट्रक्शन, या पाकिस्तान से जब हमारा कोई डिस्प्यूट रहता है उसी हिसाब से, ताकि एक बेटर पोजीशन में रहे इंडिया इफ वी आर अंडर एनी काइंड ऑफ थ्रेट इन द फर्दर सिचुएशन। तो इस वजह से ये हाई ऑल्टीट्यूड रोड्स भी कनेक्ट करने में या बनाने में बहुत सक्सेसफुल रहा। इसका एक एग्जाम्पल है कि चंडीगढ़ टू मनाली हाईवे बीआरओ ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। साथ ही साथ इनका काम यही है कि ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स स्नो क्लियरेंस का काम सिर्फ और सिर्फ बीआरओ करेगी। एंड साथ ही साथ इनका ये काम है कि अगर इंटरनेशनल रोड या कोई ऐसे लिंक बन रहा है तो हारमोनियस लिंक करें इंडिया का विद द अदर नेशंस इफ पॉसिबल थ्रू द रोडवेज और रोड सिस्टम। तो हमारे पास आता है लैंड में रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आप कह सकते हो, हमारे पास लैंड के अंडर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाता है। तो इंट्रोड्यूस इसको किया था ब्रिटिशर्स ने ही 1853 में। तो ये बहुत फेमस आप कह सकते हैं, हम सबको पता है ये इवेंट था। तो बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर्स की ट्रेन जो चली थी इन 1853। अब साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, एक जोन्स है। तो यह बहुत ही बड़ा एरिया है जिसको हमारी रेलवेज कवर कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए टिल डेट 2021 तक रेलवेज को या इंडियन रेलवेज को 18 रेलवे जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि 18th रेलवे जोन कौन सा है। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या काम किया, अंडरटेक किया हमारी रेल ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, जो मीटर एंड नैरो गेज होती है उसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने की बात की गई। साथ ही साथ स्टीम इंजन को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू इलेक्ट्रिकल इंजन। ठीक है, कोल इंजन भी इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मेट्रो रेलवेज हमारी जो कोलकाता, दिल्ली एंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम बात करते हैं, उनकी वजह से भी बहुत मदद मिली। साथ साथ ब्रिटिश रेलवेज जो है इनिशियली इंडिया को थोड़ा बहुत डेवलप कर गए थे, बट उनका पर्पस ये नहीं था कि वो लोगों को इधर से उधर ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकें। उनका पर्पस यही था कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे एक्सप्लॉइट करके आप कर सको आगे फर्दर, आप एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन, एंड वहां से हमारे पास जो है गुड्स होकर आए फर्निश और जिन्हें बेचा जाए फर्दर। तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन पर्पस के लिए रेलवेज को डेवलप किया था। बट आफ्टरवर्ड्स आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत हेल्प हमारी गवर्नमेंट को मिली फॉर द फर्दर डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे सिस्टम जो कि हमारा था, या कनेक्ट करना मुंबई टू मैंगलोर वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द इंडियन रेलवेज। तब ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की बात करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन पर्पस ऑफ गुड्स के लिए ही यूज होता है। ठीक है, मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट सोर्स है। तो पाइपलाइंस के थ्रू हम भेज सकते हैं मटेरियल, बी इट लिक्विड गैसेस और सॉलिड्स। अगर सॉलिड्स को आपको इधर से उधर भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको इनटू स्लरी। ठीक है, तो इंडिया ने ऑयल इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर इस्टेब्लिश कर ली थी। ये इनिशियली ऑयल वाज अ कंपनी, बट 1959 में इसको एज अ कंपनी ओवरटेक कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और फर्स्ट इनका प्रोजेक्ट था, एशिया का फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, नहार कटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार, दैट इज 1157 किलोमीटर, जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क था। और आपको ये याद रखने की जरूरत भी है कि आपको ये पूछा भी जा सकता है। तो वाटरवेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वाटरवेज अगेन वाटर के थ्रू जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट है, हमारे पास दो चीजें हैं क्लासिफाई की गई हैं, दैट इज इनलैंड वाटर्स
एंड ओशनिक वाटर्स। तो इनलैंड वाटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनलैंड वाटर्स में वी हैव द इंटरनल, हमारी रिवर्स हो गई, हमारे डिफरेंट वाटरवेज हो गए, जिस वजह से हम इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इनलैंड वाटरवेज जो है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि जितने भी हमारे इनलैंड वाटरवेज के या नेविगेशन की टेक्निक्स है उनको हम कर रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। तो इसलिए इनलैंड वाटरवेज को हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है इतना। ठीक है, तो वाटरवेज क्या है, हमारी चीपेस्ट मोड है, फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है, हैवी एंड बल्की मटेरियल अगर इधर से उधर आपको लेकर जाना है तो वाटरवेज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इनलैंड वाटरवेज में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी 1986 इस्टेब्लिश कर दी गई थी, और इसके अंडर इन्होंने 3 नेशनल वाटरवेज को इस्टेब्लिश करा था या डिक्लेयर कर दिया था नेशनल वाटरवेज। जैसे हम नेशनल हाईवेज डिक्लेयर कर रहे हैं, वैसे ही इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने नेशनल वाटरवेज कर दिए थे 3 डिक्लेयर। और फर्दर इन्होंने 10 ऐसे और वाटरवेज को है अपग्रेड करने के लिए या अपग्रेडेशन के लिए कह दिया था कि उन्हें भी नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसको हम बलाकनली बोलते हैं केरला में, वो भी इनलैंड वाटरवेज या बैक वाटर्स में ही इवेंट हैपन या टेक्स प्लेस। ठीक है, ओशनिक वाटरवेज की अगर हम बात करें तो ये हमें जो है स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहीं से चलता है, तो ये इकोनॉमी को हेल्प करता है ग्रो करने में। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन टू द आइलैंड, जो कि आसपास वाले हमारे आइलैंड्स है, जो कि इंडिया का ही पार्ट है, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इट कैन टेक अवे द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विद इन द कंट्री थ्रू द ओशंस। तो ये हमारा वाटरवेज है। अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो एयरवेज इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो 1911 में एयर मेल ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें इलाहाबाद से नैनी यानी 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर दी गई आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इसके अंडर हमारे पास एयर इंडिया एंड इंडियन एयरवेज जो है इस्टेब्लिश की गई थी नेशनलाइजेशन के टाइम पे। बट आफ्टर दैट जब हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया तो डिफरेंट जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी पिक्चर में आए। तो एयर इंडिया जो है इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल फ्लाइट्स को भी लेकर जाता है, पैसेंजर्स एंड कार्गो को भी लेकर जाता है। वेयर एज पवन हंस जो हेलीकॉप्टर है दैट इज यूज फॉर टूरिज्म ऑल्सो। ठीक है, असम में भी यूज हो रहा है। एंड करंटली जो पवन हंस लिमिटेड है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट को ही अपने जो हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ टॉकिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिस्टेंटली, है ना। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को जब हमने डेवलप किया उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन थी पर्सनल एंड मास। पर्सनल में आप किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से पर्सनली इंटरैक्ट कर रहे हैं जो आपसे दूर बैठा है, दैट इज बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट एक्सेट्रा। ठीक है, मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आप पब्लिक एट लार्ज को कुछ ना कुछ कन्वे करना बताना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, ये सब कुछ इसके अंडर इंक्लूड होता है। तो अभी हम पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आज की बात करें तो इंटरनेट इज अ बिग प्लेयर। तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट का काम क्या है इस टाइम पे, वो डाटा भी हमारा स्टोर कर रहा है, ई कॉमर्स के लिए भी हेल्प कर रहा है, सोशली हमें कनेक्ट करने के लिए भी प्रोत्साहन दे रहा है। साथ ही साथ इसका फायदा यही है कि ये लो कॉस्ट है। ठीक है, तो इंटरनेट इज द करंट, अगर आप बात करें तो लेटेस्ट टेलीफोन, टेलीग्राम इतना आजकल यूज नहीं हो रहा है इफ वी लुक इनटू द करंट सिनेरियो। तो इंटरनेट इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर टिल डेट। तो अब हम मास कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मास कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि पब्लिक एट लार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था रेडियो से। रेडियो में 1923 में हमारे पास रेडियो क्लब बॉम्बे में ये स्टार्ट किया गया। तो 1930 में इसे जो हमारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। तो 1936 में ये ऑल इंडिया रेडियो बन गया। एंड 1957 में जब हमें इंडिपेंडेंस 47 में मिली, उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट के अंडर गया तो इसको हम आकाशवाणी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स, बीट एजुकेशनल हो गया, न्यूज हो गया एंड अदर आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स, वो इंक्लूड हो रहे थे। एंड साथ ही साथ लाइव आप कह सकते हैं टेलीकास्ट उस टाइम पे मैचेस एंड ऑल के, वो सब रेडियोज के थ्रू ही लोग सुनते थे। एंड टेलीविजन की बात कर रहे हैं तो इट वाज अ बिग हिट, क्योंकि ऑडियो विजुअल के थ्रू हमें पहली बार जो है विजुअली कोई चीज देखने को मिल रही थी, ताकि आप देख सके कि एक्चुअली में लाइव टेलीकास्ट हो कैसे रहा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया था 1959 में नेशनल कैपिटल के अंडर।
बट 1976 में क्योंकि इट वाज अ बिग हिट, तो पहले रेडियो एंड टेलीविजन वर टुगेदर, तो 1976 में इसको डीलिंक कर दिया गया फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, तो इसको बाद में बना दिया गया डीडी यानी कि दूरदर्शन। तो इसके बाद क्या होता है कि इनसैट आईए जब इंडिया जो है लॉन्च करता है, इट इज अ सैटेलाइट ऑफ इंडियाज ओन, तो बैकवर्ड एरियाज जिसकी जो कहीं ना कहीं टेलीविजन के लिए पीछे रह गए थे उनको भी कवरेज मिलती है, रूरल एरियाज को भी कवरेज मिलती है, तो यानी कि टेलीविजन जगह जगह पे पहुंच जाता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगेन कैसे था कि ये रेगुलेट करता है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को। कैसे? क्योंकि जो सैटेलाइट्स ही हैं टिल डेट, अगर हम आज के टाइम पे बात कर रहे हैं, तो उनके थ्रू ही हमारी कम्युनिकेशन मास लेवल पे, बीट पर्सनल लेवल पे, थ्रू इंटरनेट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इनसैट की अगर हम बात कर रहे हैं, इनसैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसको 1983 में हमने कह सकते हैं लॉन्च किया था। IRS इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, और ये 1988 में ऑपरेशनल हुआ। NRSA की बात कर रहे हैं तो वो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है। ठीक है, तो ये हैदराबाद में एग्जिस्ट कर रही है हमारी NRSA। एंड साथ ही साथ जो है ये सारी की सारी हमारी इनसैट एंड IRS आर द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, जो एक तो रिमोट सेंसिंग का काम कर रही है दैट इज IRS, एंड इनसैट का काम जो है हमारा बेसिकली मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है, न्यूज एंड इवेंट्स के लिए है। IRS का काम है अगेन जो है डिफरेंट तरह के सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एंड साथ ही साथ जो हमारा NRSA है दैट इज नेशनल रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी, हैदराबाद में जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमोट सेंसिंग की डेवलपमेंट जो हमारी टिल डेट हो रही है। तो इस चैप्टर में इतना ही है हमारे पास। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स बेंटोनाइट, क्रोमाइट, केनाइट एंड सिलिमेनाइट। इनका इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।